जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना? मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना,
चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है? आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है। या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते? कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है। इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा चलता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है,
अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या, हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आएं। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर है जिन्होंने हम सब की जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श न जाने क्या क्या जल गया और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थी।
वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है, सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है, ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। बिल्ली मौसी। एक दिन एक बिल्ली बहुत उदास पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वहाँ से गुजरा। तब उसने बिल्ली को उदास देखा और पूछने लगा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी? क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की मौसी जी? अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, खाने की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है और बरसात में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। कुछ समझ नहीं आता आगे चलकर मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? बिल्कुल चिंता मत करो, आप चाहो तो इस बरसात में मेरे साथ रह सकती हो और खाना तो हम मिलजुल कर खा ही सकते हैं। बस हाँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है कि तुम मुझे अपने घर और अपने खाने का हिस्सा देना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ये गलत है, हम जंगल के जानवर हैं, हमें अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है बेटा। बिल्ली उठी और खाने की तलाश में जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी करो। शेर बिल्ली को लेकर अपनी गुफा में चला गया और बिल्ली से कहने लगा,
मौसी हो आप मेरी। जंगल के सभी जानवर मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप मेरी मौसी जो हो, माँ जैसी होती है मौसी। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी मौसी, आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्ली बहुत खुश थी। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी और राजा होते हुए शेर का उसके लिए प्रेम भी तो अनमोल हो गया था। तोते के अंडे। एक समय की बात है, तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते, उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है। लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा। हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, बस में चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, ट्रेन पे चढ़ी सीट ना मिली, ट्रेन पे चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। हाथी ने बोला आजा मेरे पास, हाथी ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास।
बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घरवाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं, तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो बेटा। मैं क्या करूं माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ, जान बची। शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे बेरों की झाड़ियाँ देखकर उसका मन ललचाने लगा। अरे वाह, इतने मीठे बेर। चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, यह तो बेर खाने में मस्त है। यही सही समय है इसे पकड़कर खाने का। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार कर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे।
कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया।